नमस्ते सबको। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है यूके और कनाडा में। स्पेशली लोग इतना ज़्यादा इंडिया से अभी मीडिया ने, यूके मीडिया ने चंद्रयान पे काफ़ी तंज कसा। कनाडा में भी काफ़ी तंजातंजी चल रही है इंडिया और कनाडा के बीच। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो बेस ईयर है इंडिया का, अगर उसको रिवाइज अभी तक किया नहीं गया है तो उसको रिवाइज ही कीजिएगा तो 20% का एक करेक्शन आएगा जीडीपी में। तो आप लोग का जो जीडीपी है ये साल के एंड तक 380 लाख करोड़ के आसपास जाएगा बेस ईयर लेके। तो उसके कारण हम लोग का जो डेट है ना, डेट टू जीडीपी, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। 65-67% ऑफ द जीडीपी चला जाएगा। और हम लोग का उस केस में जो कोर डेट होता है, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर हाउस होल्ड और नेशनल डेट, जो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो 140% ऑफ जीडीपी के आसपास रहेगा। तो ये इंडिया की सिचुएशन होगा, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। और पिछले वीडियो में मैं जापान का जिक्र कर रहा था, तो जापान के केस में मैंने बताया था कि जापान का जो है वो, अगर वो करेंसी को बचाता है तो फोरेक्स की कुर्बानी देगा, फोरेक्स को बचाता है तो करेंसी की कुर्बानी देगा। तो 150 का एक एजम्पशन किया था उसका, येन का $1 जो है। तो अभी आप देखेंगे कि वो 150 के आसपास ही चल रहा है। तो जापान भी वहाँ पे फंसा हुआ है। और जापान का आप अगर न्यूज़ में देखें तो जापान का आबे साहब ने जो टारगेट रखा था 2015 में था 600 ट्रिलियन येन का था जीडीपी। वो 5 ट्रिलियन उनके हिसाब से 120 चल रहा था उसमें। अभी 150 चल रहा है, 600 ट्रिलियन नहीं पहुंचने वाला वो। ये साल वो 600 ट्रिलियन इस साल के अंत तक पहुंचेगा इन्फ्लेशन के कारण। तो उस केस में भी 150 से आप डिवाइड करेंगे तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी वो। तो डेफिनेटली वो जो वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि इंडिया इसी साल थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो मोदी जी ने जो स्पीचेस दिए, आप कहेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगले कॉन्ट्रैक्ट में होगा। तो उसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि भारत पहली 3 अर्थव्यवस्था में होगा, ये नहीं कहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। तो वो स्टेटमेंट एक डिफरेंट है, उसको उसी तरह से समझिए। मोदी जी कभी भी ऐसे इधर उधर की बात नहीं कर सकते, ऑफिशियल पोस्ट पे बैठे हुए। तो उनका भी स्टेटमेंट सही है अपने हिसाब से। कभी कभी थर्ड बोलते हैं लोग, लेकिन वो ऐसे ही है। वो परचेजिंग पे तो हम लोग कब से सेकंड हो रखे हैं, थर्ड हो रखे हैं, और नॉमिनल में हम लोग बन जाएंगे। और परचेजिंग वाला जीडीपी तो थोड़ा मैनिपुलेटेड भी है, वो बिग मैक इंडेक्स पे है, तो उसके बारे में भी। तो जापान का आप लोग अभी साहब का टारगेट था 600 ट्रिलियन येन। अभी भी ये साल, लास्ट ईयर 570 था। ये साल जापान का एक्सपेंशन मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि 4% के आसपास रहेगा, 4 to 5%। तो वो 600 से फिर भी नीचे ही रहेगा। अभी भी उस टारगेट को उन्होंने टच नहीं किया। और जो करेंसी है वो कुर्बान होती जा रही है बिकॉज ऑफ डॉलर मिल्क शेक। जो यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है और जापान बढ़ा नहीं सकता, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकता। बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा तो उसका कर्जा बहुत ज़्यादा है, वहाँ से लोड आने लगेगा। और जापान की ये डॉलर सिस्टम में जापान की एकमात्र शक्ति है, उसका जो यूएस का जो फॉरेक्स है उसको पकड़ा हुआ है। तो लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। यूके मीडिया आपका चंद्रयान पे क्यों बोल रही है और कनाडा भी एंग्री है। अब इसके पहले देखिए, यही दोनों एंग्री नहीं है, इसके पहले क्रेडिट स्विस ही जो था, क्रेडिट स्विस जो ग्रुप है, उसने भी अदानी के अगेंस्ट, अदानी का बॉन्ड को अगेंस्ट बोला था, माहौल बनाया था। तो उस समय पता चला क्रेडिट स्विस ही बैंकरप्ट निकल गया। अभी गोल्डमैन सच बोली है 2075 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हो, वो भी कुछ बुलशिट कर रही है। तो उसका भी आप अगर ध्यान से पता लगाओगे तो गोल्डमैन सच का भी सुनने में आ रहा है कि उसका कमर्शियल रियल इस्टेट में होल्डिंग ज़्यादा है, तो उसका भी हालत ख़राब है। तो ऐसा तो नहीं है कि यूके का और कनाडा का भी हालत बहुत डामाडोल चल रहा है, इसलिए अब ये लोग भी स्टेटमेंट, पहले तो कंपनी स्टेटमेंट दे रही थी, अब कंट्री स्टेटमेंट दे रही है। वो एक ही चीज़ है, कैपिटल वर्ल्ड में ये सब चीज़ें एक ही हैं। ज़्यादा दर्द होता है तो कंट्री ही आगे बात करना शुरू कर देती है। तो सब तो डॉलर से ही जुड़े हुए हैं। और सब, रावण लड़ता था तो सबसे पहले उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई, लास्ट में रावण सामने आता है ना। तो इन दोनों का हालत क्या हो गया देखिए, मैं बताता हूँ। यूके और इंडिया का जो, यूके का जो जीडीपी 2005 में था वो अराउंड $2.8 ट्रिलियन था, और आज भी उसका 3.1 ट्रिलियन, 3.1 ट्रिलियन डॉलर इस साल के अंत तक होगा। तो कुछ भी बढ़ा नहीं, पिछले 20 सालों का टाइम हो गया, और महंगाई जो है 3-4 गुना बढ़ गई है। और ऐसा ही कनाडा का भी 1.4 ट्रिलियन था 2005 में, अभी 1.8 ट्रिलियन है, और महंगाई वहाँ भी बढ़ गई है। और उसमें आप देखिए इंडिया का वो टाइम पे जीडीपी $800 बिलियन था 2005 में,
तो उस समय भी परचेजिंग पावर का जो इन लोग रेशियो लगाते थे इंडिया का, इंटू 4 कर लेते थे। तो ये लोग बोलते थे कि 3.2 ट्रिलियन डॉलर कह लीजिए उस समय इंडिया का जीडीपी परचेजिंग पावर पे था इन लोग के हिसाब से, जो कि गलत है बट एनी हाउ। तो उस टाइम पे हमारा जो परचेजिंग पावर जीडीपी था वो भी इनके नॉमिनल जीडीपी से कम हुआ करता था। आज क्या सिनारियो, आज ये साल के एंड तक इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ रहा है। अगर बेस ईयर रिवाइज कर दिया जाए तो ईजिली इंडिया 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है। और इन लोगों के केस में हुआ, देखिए पॉपुलेशन इंडिया के ही केस में नहीं बढ़ा है, कनाडा के केस में 30% पॉपुलेशन बढ़ गया है 2005 के मुकाबले, और यूके के केस में भी 15% पॉपुलेशन राइज देखा गया है 2005 के कंपैरिजन में। अब देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, जहाँ रियल इस्टेट सस्ता हो, साथ में उसकी करेंसी पर ट्रस्ट हो, परचेजिंग पावर अच्छा हो उस मार्केट में, और मार्केट बड़ा हो, और मिलिट्री स्ट्रांग हो, ये सब भी है, तो ईजिली आपका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं तो पूरा परफेक्ट हो जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिनारियो बना देता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यूके का केस में देखिए, अभी वो लोग एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना रहे हैं लंदन से, वो एक प्रोजेक्ट है उनका, वो 500 किलोमीटर भी नहीं है एक्चुअल में अगर देखा जाए, वो बर्मिंघम होते हुए जा रहा है। तो वो प्रोजेक्ट में इन लोगों का लगभग 170 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। बढ़ते 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 इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हालत है। और इसका मेन कारण क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा क्यों है, क्योंकि बिल्डर ने अपनी दबदबा बनाए रखा है। बिल्डर्स की जो लॉबीज होती है किसी भी कंट्री में सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जैसे यूएस का ही केस ले लीजिए, तो 8,000 अगर मीडियम सैलरी होती है तो उसमें 4,000 के ऊपर रियल इस्टेट पे ही खर्चा होता है, आइदर इंटरेस्ट पेमेंट में, नहीं तो आपका मॉर्गेज की पेमेंट में। तो रियल इस्टेट, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, एक आदमी का आधा खर्चा उसके रियल इस्टेट पे हो जाता है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उसका कारण ही है कि रियल इस्टेट लॉबी बड़ी कनेक्टेड होती है, और कितना भी ज़मीन हो आपके पास, वो आपको मिलियन डॉलर में सामान बेच देगा छोटे से इलाके में। तो वो वहाँ का एक कमजोरी बन गया है, वो एसेट जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, और इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी वो एसेट उस तरह से कोलैप्स नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ही वो लोग छोड़ रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो उसमें क्या हुआ है देखिए, उसमें उसके कारण है अब इंडिया का जो अगला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, पहला वाला में तो मान लीजिए कि 15 बिलियन डॉलर, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह सब हो। अगला जो 500 किलोमीटर का इंडिया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कर रही है, अभी हाल ही में डीपीआर हुआ दिल्ली अमृतसर वाला, तो उसमें इंडिया को लगभग 61,000 करोड़, लगभग 8 बिलियन डॉलर भी नहीं, 7 बिलियन 7.5 बिलियन डॉलर का वो प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये गैप है, कोई 170 बिलियन डॉलर लगा रहा है। और ये अमेरिका का केस भी सेम है, जो कैलिफोर्निया का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना रही है। तो यूके में भी जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है और इंडिया का देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए, हम लोग 7 बिलियन डॉलर में जो बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट, वो 170 बिलियन डॉलर बना रहे हैं, उसमें भी परेशान हो जा रहे हैं, उसमें भी इतने सारे, और उसका पीरियड है 2033। तो इस उतने बजट में तो इंडिया 10-15 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आराम से बनाते हैं, बल्कि 20 ही बना देगी, क्योंकि लोड भी कम हो जाता है तो चांस काम करने का बढ़ जाता है। अभी मेरे हिसाब से मैं पर्सनल आपको कहूँगा, अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है आज के डेट में, जो कि आपका ये डिजिटल कर सके, आपके कंट्री को हाईली डिजिटल कर सके। देखिए इंडिया के केस में डेवलपिंग कंट्री फिर भी जर्मनी के चांसलर आके डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैसे हो रहा है, क्या बड़ा चीज़ क्या है उसमें, वो ट्रांजैक्शन हो रहा है और वॉइस मैसेज आ रहा है, बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मैं ऑनेस्ट मानता हूँ, अगर वो डिजिटल हाईली कर सके अपने सोसाइटी को, और दूसरा चीज़ ये कि रियल इस्टेट को पकड़ के रख सके, तो मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी जीएसटी, कभी आपका 2000 का नोट हटा लेंगे, हर 2 साल पे एक धक्का मार देते हैं। तो इंडिया के केस में, और अभी जो इंडिया के केस में ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं क्यों सही जा रहे हैं, अभी RRTS कॉरिडोर कल 20 तारीख को लॉन्च करने वाला है। तो RRTS क्या है, उस पर 180 के स्पीड पर ट्रेन चलेगी, ठीक है, 116 का लीजिए, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अच्छी क्वालिटी ट्रेन जिसपे अमीर आदमी चढ़ना पसंद करे, और वो अगर आपने चला दिया तो दिल्ली और मेरठ के बीच में भी जो इलाका है ना, वहाँ भी जो ज़मीन है वो दिल्ली की ज़मीन को चैलेंज कर देगा, क्योंकि वहाँ का आदमी कहेगा कि मैं 10 मिनट में दिल्ली और 10 मिनट में मेरठ। तो ऐसे प्रोजेक्ट और भी मोदी जी कर रहे हैं, वंदे मेट्रो चलाने वाले इंटरसिटी में। ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप कर सके तो आप रियल इस्टेट को हमेशा के लिए होल्ड करके उसको धीरे धीरे ही वो अपना बढ़ेगा, महंगाई के हिसाब से ही बढ़ेगा और नहीं भी बढ़ेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट इंडिया कर रही है, और ये लोग डेफिनेटली अपने लॉबीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण इन लोग का जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10 का 10 है, जो उस ज़माने में था वही अभी भी है।
और इंडिया के केस में नॉमिनल जीडीपी $5 ट्रिलियन की तरफ चला गया है। तो इसका मतलब हुआ कि लगभग परचेजिंग पावर पे इंटू 4 ही उन्हीं लोग के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिए तो $20 ट्रिलियन की तरफ चला गया। और अगले 5 साल में इंडिया फिर से जब डबल होने वाली है और ये लोग अगर महंगा हो गए और कुछ बढ़े नहीं, क्योंकि होगा, क्योंकि इनका जो डेट टू जीडीपी है जो 2005 में 140% था, सारा कोर डेट मिला करके इनका प्राइवेट हाउस होल्ड और गवर्नमेंट वाला, तो वो आज की डेट में 300+ हो गया है। और बॉन्ड यील्ड काफ़ी बढ़ गया है, जो पिछले 10 साल में मज़ा ले रहे थे वो भी ख़त्म हो गया है। और इंडिया के केस में उल्टा हुआ, इंडिया के केस में 2005 में 160% था डेट टू जीडीपी, और जो रोल ओवर का इंटरेस्ट रेट कह लीजिए 9% चल रहा था उस ज़माने में, वो आज के ज़माने में अराउंड 7-7.5% का एवरेज चल रहा है। और इंडिया का जो डेट टू जीडीपी है, अगर आप बेस से एडजस्ट कर लें तो सारे डेट जो हैं वो रेशियो में कम हो जाएंगे, तो अराउंड 140% ऑफ द जीडीपी होगा। तो इंडिया उसमें बहुत कंफर्टेबल है। अब इसमें हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए, अब बिग मैक इंडेक्स तो इन लोग के हिसाब से ना, इन लोग का जीडीपी अगर इन्फ्लेट हो गया जैसा कि ये होता जा रहा है, तो और थोड़ा सा इन्फ्लेट हो गया और नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ा, तो 3 ट्रिलियन की जीडीपी पे हम लोग बोल सकते हैं। ये पिछले 20 सालों में भी इन लोग का महंगाई जो है 3-4 गुना तो बढ़ा ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि $3 ट्रिलियन भले ही आपका जीडीपी नॉमिनल है, लेकिन आपका जो परचेजिंग पावर जीडीपी है वो आपका 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ चला है। और इंडिया का जो परचेजिंग पावर जीडीपी है वो $40 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है अगले 5 सालों में। 20 है तो अब 16% पे जाएगा। अभी ये साल भी 7% से, इंडिया 16% से एक्सपैंड करती है और महंगाई उतना होता नहीं है, तो परचेजिंग पावर अच्छे रेशियो में बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि 1:40, ये लोग क्या कंपैरिजन करेंगे, अभी पॉपुलेशन यूवी का 7 करोड़ है, इंडिया का 140 करोड़ है, तो पॉपुलेशन रेशियो 1:20 है, और आने वाले समय में इकोनॉमी रेशियो 1:40 में जाने वाला है इसी डेकेड में। और बाकी कंट्री का भी आप इसी तरह से अंदाजा लगा लीजिए। और जापान तो स्टक हो गया, $5 ट्रिलियन तो 1990 में हुआ करता था जब इंडिया 200 बिलियन की इकोनॉमी थी नॉमिनल। तो आज के केस में जापान इसी साल 4 ट्रिलियन के नीचे आ जाएगा, और इंडिया इसी साल थर्ड लार्जेस्ट, जो मैंने एक वीडियो बनाया भी था। तो उस केस में ये सिचुएशन चल रहा है, ऐसे शिफ्टिंग चल रही है। और इसमें इंडिया का एडवांटेज ये है कि कर्जा कम है, और इन लोगों का कर्जा ज़्यादा है, तो फ्यूचर भी सही नहीं दिख रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ इंडिया जीडीपी पर कैपिटा में, रियल जीडीपी पर कैपिटा में यूके जैसी कंट्री को बुरी तरह से बीट करने वाली है आने वाले 5-7 सालों में। तो ये सिचुएशन है, इसीलिए अब ये लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। समय बदल गया है तो बातें बदल गई हैं। चलिए, धन्यवाद।